सकता हूँ और मैं अपना व्याख्यान इसमें पेश कर सकता हूँ। जैसे प्रोफेसर राजकुमार ने कहा था, मेरी रुचियाँ तो बहुत सारी हैं और उसमें तुलसीदास के कवितावली पर काम अभी चालू है, या और ये तो ख़ास तौर से बनारस से जुड़ा हुआ विषय है। और इसके अलावा तो कबीर पर भी कुछ काम करता हूँ जो बनारस से मुझसे जोड़ता है। और मुझे भी खेद की बात है कि मैं बनारस अभी तो लगभग 5-10 साल से नहीं आ पाया, और जब मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। मेरा काम रेख्ता पर तो लगभग 10-15 साल पहले शुरू हो गया था और ये अभी भी चालू है। एक आर्टिकल जिसका प्रोफेसर साहब ने जिक्र किया है वो प्रकाशित हो गया है और अभी उसको एक पुस्तकाकार देने में काम कर रहा हूँ। वो पुस्तक अभी तैयार नहीं है, लेकिन उसके लिए जो मैं अनुसंधान कर रहा हूँ उसके कुछ फल आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैंने यह विषय चुना था कि हिंदी और उर्दू से पहले किस रूप में भारत में मौजूद थी और अंत में कैसे वो उर्दू बन गया, कैसे वो हिंदी बन गई, उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। तो मैं अभी अपना प्रेजेंटेशन में करना चाहता हूँ और अगर वो शेयर कर सकता हूँ तो जी देखूं कहाँ है ये नीचे आपकी ये प्रेजेंट नाउ में। जी, तो अभी मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, तो ऐसा करता हूँ कि यहाँ एक प्रेजेंटेशन है। तो रेख्ता व हिंदुस्तानी, हिंदी उर्दू में बांटने से पहले की कहानी। और भारतीय भाषाओं की स्थिति तो एक बहुत ही विशेष स्थिति है। मेरे पास तो 2003 की संख्याएं हैं और उसमें ये आ जाता है एक केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के प्रमुख के साक्षात्कार के आधार पर कि 1796 तर्क संगत मातृभाषाएं भारत में हैं। 114 भाषाएं 10,000 से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं। 146 भाषाओं में रेडियो चैनल हैं, 69 भाषाओं में स्कूल, 35 भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित हैं। आज तक तो ये संख्याएं तो बदल गई हैं, फिर भी इससे भी हमको कुछ आइडिया मिलता है कि भारत में भाषाई स्थिति कैसी है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि भारत की भाषाएं ऐसी हैं कि कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पे बोली। वो एक इंद्रधनुष जैसी स्थिति है कि आप कहीं सिंध या बलूचिस्तान से शुरू करें, अगर आप पैदल जाएं गांव से गांव, तो भाषाओं में परिवर्तन कम 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 हो जाता है। और आप असम तक पहुंच जाएं तो परिवर्तन बहुत छोटा होता लगता है एक एक कदम पर। लेकिन जब आप एक फ्लाइट ले लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, तब तो आप देखेंगे कि ये तो बहुत सारी अलग भाषाएं हैं। और भाषाओं को अलग करने का विषय तो एक बहुत जटिल विषय है। जैसे आप देखिए, इंद्रधनुष में हम पीले रंग को हरे रंग से कहाँ अलग करें, ठीक से अलग करने का तरीका नहीं है। और अलग अलग भाषाओं में शायद अलग करने के तरीके भी अलग होते हैं। तो भारत में भाषाओं की भी उत्तर भारत में भाषाओं की भी स्थिति आमतौर पर ऐसी है। इसको हम अंग्रेजी में लैंग्वेज एरिया
या डायलेक्ट कॉन्टिन्यूम कहते हैं। और भारत में, उत्तर भारत में दुनिया की सबसे बड़ी डायलेक्ट कॉन्टिन्यूम में से एक है। चीन में भी डायलेक्ट कॉन्टिन्यूम है और अरबी दुनिया में भी डायलेक्ट कॉन्टिन्यूम है। यूरोप में तो कई इस तरह की डायलेक्ट कॉन्टिन्यूम हैं, लेकिन भारत की स्थिति इसलिए विशेष है कि वहाँ एक देश में इस डायलेक्ट कॉन्टिन्यूम में बहुत सारी अलग भाषाएं बन गई हैं, जैसे गुजराती, मराठी, हिंदी वगैरह। चीन में इन सब भाषाओं को एक चीनी के रूप में ही स्वीकार किया गया है। हालांकि चीन के उत्तर और दक्षिण के लोग अगर अपनी बोली बोलें तो आपसी समझ असंभव है। अरबी भाषा की भी स्थिति यही है कि अगर एक सऊदी अरब के अरब मोरक्को के अरब से बात करें अपनी बोली में तो एक दूसरे को समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन वहाँ भी दोनों को एक ही भाषा मानी जाती है, लेकिन वहाँ बहुत सारे देश हो गए हैं बीच बीच में। और यूरोप में ऐसा है कि वहाँ भी डायलेक्ट कॉन्टिन्यूम है, जैसे रोमांस है, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश वगैरह, या स्लावोनिक है, रशियन, पोलिश, चेक वगैरह। और एक एक भाषा के लिए एक एक राष्ट्र बन गया है वहाँ पर। तो ये 4 अलग अलग स्थितियां हैं डायलेक्ट कॉन्टिन्यूम के लिए। भारत में अगर भाषाई नक्शा देखते हैं, जैसे भाषाविद करते हैं, तो इस तरह का नक्शा बनता है। अगर हम राजनीतिक नक्शा देखते हैं तो उसके मुकाबले स्थिति काफी साफ है। जब हम भारत की भाषाओं के बारे में बोलते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या है शब्दावली की समस्या। और बहुत सारे लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनका मतलब अलग होता है, जैसे भाषा। भारत में भाषा का क्या मतलब है? क्या राजस्थानी एक भाषा है या हिंदी की बोली है? क्या भोजपुरी एक भाषा है या हिंदी की एक बोली है? क्या ब्रजभाषा एक अलग भाषा है या हिंदी की एक बोली है? क्या अवधी एक अलग भाषा है या हिंदी की एक बोली है? आप दोनों पक्ष के लोग आपको मिल सकते हैं जो कहेंगे कि भोजपुरी अलग भाषा है, और इस तरह के लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे नहीं, भोजपुरी एक बोली है। तो ये शब्दावली की समस्या है। मैं भाषाओं को 2-3 वर्ग में बांटना चाहता हूँ, और ये बंटवारा तो बहुत पहले हो चुका है अंग्रेजी में। एक है अक्षेत्रीय भाषा या कॉस्मोपॉलिटन लैंग्वेज। भारत में संस्कृत अक्षेत्रीय भाषा है क्योंकि उनका कोई क्षेत्र बनारस के अलावा और कहीं नहीं है। हर जगह पर संस्कृत का इस्तेमाल होता है, लेकिन आप कह नहीं सकते कि संस्कृत तिरुवनंतपुरम की भाषा है या संस्कृत दिल्ली की भाषा है या किसी एक जगह की भाषा है। ये अक्षेत्रीय भाषा है। इस तरह भारत के इतिहास में फारसी भी एक अक्षेत्रीय भाषा बन गई है। हम उसको कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं इंग्लिश में। शायद उसके कॉस्मोपॉलिटन के लिए तो मुझे शब्दकोश में महानगरी अनुवाद मिला है, लेकिन इस संदर्भ में उसका अर्थ लागू नहीं है। क्षेत्रीय भाषा आप लोग जानते हैं कि गुजरात की भाषा, गुजराती गुजरात की भाषा है, पंजाबी पंजाब की भाषा, बंगाली बंगाल की भाषा है। ये क्षेत्रीय भाषा है। बोली तो क्षेत्रीय भाषाओं के नीचे की बोली है, और उसको हम ग्रामीण बोली भी समझ सकते हैं या कभी कभी एक क्षेत्र की बोली भी समझ सकते हैं, जैसे अवधी, ब्रज वगैरह। मैं इन वर्गों के अलावा और एक वर्ग बताना चाहता हूं जो इनसे पूरी तरह से अलग नहीं है, लेकिन इसको साफ समझना बहुत जरूरी है। यह है साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा बोली से अलग है, और बहुत बार
एक बोली पर आधारित है या एक बोली से जुड़ी हुई है, लेकिन बोली का विकसित रूप साहित्यिक भाषा है। जैसे हम ब्रज भाषा को माने या अवधि को माने, साहित्यिक अवधि बोलचाल की अवधि से अलग है, साहित्यिक ब्रजभाषा बोलचाल की ब्रजभाषा से अलग है। जैसे मैं वृंदावन में रह चुका हूँ, तो वृंदावन में नहीं के लिए आजकल कहते हैं नाए, लेकिन साहित्यिक ब्रजभाषा में लिखा जाएगा नाही। तो इस तरह के अंतर साहित्यिक भाषा और बोलियों में होती है। तो आप लोग साहित्यिक भाषा और बोली को एक न माने, और ये मैं आगे चलकर इसके बारे में और ज्यादा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे व्याख्यान का एक विषय साहित्यिक भाषा है। तो शब्दावली में एक समस्या है कि भाषाओं को हम कैसे अलग करें। एक समस्या यह है कि दो भाषाओं को अलग करने के तरीके पर कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य मानदंड नहीं है। लोग कहते हैं कि आपसी समझ एक मानदंड है। अगर किसी बोलने वाले को मैं समझ लेता हूं तो वो मेरी भाषा बोलता है, अगर मैं समझ नहीं लेता तो वो एक दूसरी भाषा है। ये सबसे आसान मानदंड माना जाता है। हालांकि इसमें भी समस्याएं हैं, क्योंकि अगर मैं शिक्षित हूं तो शायद किसी बंगाली को मैं अच्छी तरह से समझ पाऊंगा, और अगर मैं अशिक्षित हूं तो शायद एक राजस्थानी बोलने वाले को भी मैं समझ नहीं सकता। व्याकरण वेद क्या कहते हैं? वो वे देखते हैं कि शब्दावली में उस शब्दावली का अनुपात जो दोनों भाषाओं में, दोनों बोलियों में एक है, कितना बड़ा है। कहते हैं कि अगर 50% से कम शब्दावली मिलती है तो दो अलग भाषाओं की बात है। अगर 80% से ज्यादा मिलती हैं शब्दावली मिलती है तो एक ही भाषा है। लेकिन 50 और 80 के बीच भाषाविद भी ठीक से बता नहीं सकते कि ये अलग भाषा है या भाषा की बोली है। कुछ लोगों का कहना है कि भाषाओं में लिखित साहित्य मिलता है और बोलियों में नहीं। यह भी एक मानदंड माना जाता है, और 1880 के आसपास जब ग्रियर्सन हिंदुस्तान आए थे तो ग्रियर्सन को बिहार से बहुत प्यार था, और वे चाहते थे कि बिहार की एक अपनी भाषा स्थापित करें। और इसके लिए उन्होंने बिहारी के व्याकरण प्रकाशित किए और बहुत काम किया है बिहार पर। लेकिन अंग्रेजों ने कहा था, देखिए बिहारी भाषा का कोई साहित्य नहीं है। ये 1880 के आसपास की बातें हैं। बाद में तो मैथिली साहित्य की जानकारी हो गई थी, लेकिन अंग्रेजों को मैथिली साहित्य की जानकारी नहीं थी उस समय। तो फिर ग्रियर्सन से कहा था कि हम एक ऐसी भाषा को, ऐसी बोली को भाषा नहीं मानेंगे जिसमें साहित्य नहीं मिलता। और एक राजनीतिक या सामाजिक मान्यता, ये अंतिम बात यही होती है। अगर राजनीति कहेगी कि ये अलग भाषा है तो भाषाविदों के अलावा आमतौर पर लोग उसको स्वीकार करते हैं। और अगर समाज कहता है कि हमारी भाषा अलग है, तब तो आमतौर पर लोग उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन ये ऐसी बातें नहीं है कि हमेशा के लिए एक ही है। कभी कभी एक बोली भाषा बन सकती है। जैसे मैथिली बहुत लंबे समय तक हिंदी की एक बोली मानी जाती थी, हालांकि वो भारतीय संविधान में अभी भाषा के रूप में स्वीकृत है। तो इस तरह की का डायनामिज्म है कि भाषाओं की स्थिति और समय एक जैसी नहीं है, और भाषा में आप साहित्य पैदा करेंगे तो उसकी स्थिति और ऊंची हो जाएगी, और अगर उसमें लिखित साहित्य कम मिलती है तो उसकी स्थिति बहुत लोग नीची स्थिति मानते हैं। तो ये ध्यान में रखने की बातें हैं। हिंदी के लिए किस किस शब्दों का इस्तेमाल हुआ था? सबसे पहले तो हिंदवी,
जिसका मतलब है भारतीय भाषा, और अरबी फारसी लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। भाषा, इसका मतलब है स्थानीय भाषा, और ये आमतौर पर हिंदू लोगों ने किया है। देहलवी, दिल्ली की भाषा। गुजरी, वो हिंदुस्तानी का वही रूप जो गुजरात में बोली जाती थी, और गुजरात में जिसमें साहित्य रचना भी की जाती थी 15वीं से 17वीं शताब्दी तक। दक्खनी, वही लेकिन दक्षिण में। हिंदी, ये एक अजीब बात है कि 18वीं सदी में मीर तकी मीर वगैरह अपनी भाषा को हिंदी कहते थे, हालांकि हम अभी उस भाषा को उर्दू कहेंगे। रेख्ता, ये उर्दू के लिए। उर्दू शब्द तो सिर्फ 1770 के बाद प्रचलित हो गया था भाषा के लिए। ज़बान उर्दू मुअल्ला, ये उसका पूरा नाम था। उच्च दरबार की भाषा, मतलब दिल्ली दरबार, मुगल दरबार की भाषा। फिर हिंदुस्तानी, फिर हिंदी, फिर उर्दू। इन भाषाओं को हम दो वर्गों में रख सकते हैं, एक स्थानीयकृत नाम और एक विपर्यार्थी नाम होते हैं। जैसे हिंदवी, हिंद, हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। देहलवी, दिल्ली से। गुजरी, गुजरात से। दक्खनी, दक्षिण से। ज़बान उर्दू मुअल्ला, दिल्ली के दरबार से। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान से। और विपर्यार्थी नाम भी हैं कि जब हम हिंदवी कहते थे फारसी और अरबी स्रोतों में, तो उसका मतलब है कि हिंदवी वही भाषा जो फारसी या अरबी नहीं है। और जब हम भाषा कहते हैं, जैसे कबीर में संस्कृत और भाषा का विपर्य दिखाया है, आमतौर पर भाषा का मतलब था जो संस्कृत नहीं है, वो जो लोक भाषा है। रेख्ता का इस्तेमाल फारसी के विपर्य आर्थी शब्द हो जाता है। हिंदी का आजकल उर्दू से विपर्य होता है और उर्दू का हिंदी से। साहित्यिक परंपराओं का निर्माण के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि साहित्य की भाषा के निर्माण में साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और हिंदी का इतिहास एक इंटेग्रेटिव इतिहास है। मैंने शब्दकोश में एकीकृत शब्द मिला है एक इंटेग्रेटिव के लिए, पता नहीं सही है ना या नहीं, लेकिन अंग्रेजी शब्द से तो आप जानते हैं कि जो सब कुछ को बहुत सारी चीज़ों को एक साथ रखना चाहते हैं, उसको हम इंटेग्रेटिव कहेंगे। और इसमें एक बात है अपभ्रंश के साथ निरंतरता। और बहुत लोग कहते थे, खासतौर से 20वीं सदी के पूर्वार्ध में, कि अपभ्रंश हिंदी का पुराना रूप है। आप राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक पुरानी हिंदी देखिए। फिर जो आजकल भी शायद स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि हिंदी में सबसे पुराना साहित्य है जैन, सिद्ध और नाथ साहित्य। गोरखनाथ 11वीं सदी के माने जाते हैं। चंदबर्द आए लगभग 1200 के आसपास, और उनके साथ रासो साहित्य मिलता है। फिर अमीर खुसरो, जिनका देहांत 1325 में हुआ है। और फिर नामदेव 14वीं सदी में, और 15वीं सदी में कबीर। सो वैसे हिंदी साहित्य की शुरुआत पढ़ाई जाती है। और फिर एक बात है कि स्थानीय भाषाएं जैसे मैथिली, राजस्थानी, ब्रजभाषा, अवधी, ये सब हिंदी के अंतर्गत आ जाते हैं। इनमें भक्ति काव्य है और ब्रजभाषा में रीति काव्य भी है। और 1800 से खड़ी बोली में आधुनिक हिंदी। सो हिंदी का इतिहास जितना भी इसमें आ सकता है, हिंदी उसको लेना चाहता है। उर्दू का इसका विपरीत है कि वो एक प्रतिबंधात्मक, रेस्ट्रिक्टिव या रैखिक, लिनियर इतिहास है। उसमें सिर्फ उसको स्वीकार करें जो शुद्ध उर्दू है।
तो उसमें मसूद साथ सलमान का नाम आता है, हालांकि उनके नाम से कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन उसका जिक्र है कि हिंदवी में उन्होंने दीवान तैयार किया था। पंजाब में बाबा फरीद को उसमें ला सकते हैं, दिल्ली में अमीर खुसरो। मौलाना दाऊद को आमतौर पर नहीं लेते, हालांकि शायद उसको उनको भी लेना चाहिए। और हाँ, और मौलाना नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मौलाना एक आधुनिक टाइटल है। असल में कोई भी जिक्र नहीं है कि वे मुल्ला या मौलाना थे। फिर दक्षिणी को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन बहुत सारे उर्दू के इतिहास सिर्फ दिल्ली में उर्दू को स्वीकार करते हैं। इस इतिहास को बड़े करने की कुछ कोशिशें की गई थी, जब उर्दू के विद्वानों ने देखा था कि हिंदी सब कुछ पर कब्जा कर रहा है, तो उर्दू वाले कहने लगे कि मीरा भाई में भी खड़ी बोली जैसे वाक्य मिलते हैं, तो शायद उर्दू इतिहास में उनको भी लेना चाहिए, इस तरह के पुराने और कवियों को भी लेना चाहिए। लेकिन आमतौर पर इस तरह के विचारों को बड़ी स्वीकृति नहीं मिली थी। जी। भाषाई इतिहास में एक विशेषता है के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। यह है कि भाषाओं की ऊंच नीच की स्थिति। डिग्लोसिया अंग्रेजी शब्द है, इसके लिए मैंने शब्दकोश में द्विजिह्वी शब्द मिला है, लेकिन पढ़ने में मैंने कभी नहीं देखा इस शब्द को और सुना कभी नहीं। लेकिन शायद आप लोगों ने सुना है और आप लोग इस शब्द से द्विजिह्वी परिचित हैं। डिग्लोसिया का मतलब है कि भाषाओं की स्थिति उच्च और निम्न होती है। जैसे आजकल लोग अंग्रेजी के पीछे पागल हो जाते हैं, यहाँ तक कि हिंदी प्रेमी या उर्दू प्रेमी भी अपने बच्चे को अंग्रेजी मीडियम में दाखिल करते हैं, तो अंग्रेजी को उच्च माना जाता है, हिंदी को कम, और शायद बोलियों को उससे भी कम माना जाता है। तो ये उच्च निम्न भाव डिग्लोसिया में होता है। उच्च भाषा औपचारिक स्थितियों में उपयोग की जाती है, आमतौर पर निम्न भाषा बोली के बाद सीखी जाती है। तो मेरी मातृभाषा माताजी से बोली सीखता हूँ और फिर स्कूल जाकर मैं उच्च भाषा सीखूंगा। मानकीकृत है, स्टैंडर्डाइज्ड है, ये बहुत जरूरी है उच्च भाषा के लिए। प्रतिष्ठा और साहित्यिक विरासत भी है उसमें, और सत्ता के साथ जुड़ी हुई संस्कृति की भाषा है उच्च भाषा। निम्न भाषा इसका विपरीत होता है। लेकिन बहुत बार भाषाओं का इस्तेमाल उच्च निम्न स्तर पर नहीं होता है, उसको हम बहुभाषावाद, मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। जब समाज स्थिति की विभिन्न भाषाओं को मैं जानता हूँ, जैसे अगर मुझे बंगला और गुजराती दोनों आती हैं, तो एक ही स्थिति की भाषाएं हैं और मैं मल्टीलिंगुअल हूँ। अगर मुझे हिंदी और अंग्रेजी आता है, तब तो मैं सिर्फ डायग्लोसिक हूँ। तो भाषाओं में उच्च निम्न की बातें दक्षिण एशिया में बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ही फैली हुई हैं। ज़रूरी तो नहीं, लेकिन स्वीकृत तो होती हैं। भाषाई अभी लगता है कि टाइम कम है, तो मैं ज़रा आगे जाऊंगा। ये कौन सी भाषा होगी? आमतौर पर हम भाषा को लिपि से पहचानते हैं। तो लोग कहेंगे ये उर्दू है, सिंधी है, कश्मीरी है, जो इसी लिपि में लिखी जाती है। फिर भी अगर आपको लिपि पढ़नी आती है, लिपि पढ़ना आता है, तब तो मालूम पड़ेगा कि यह अवधी है, यह चांदायन की एक पांडुलिपि है। फिर ये कौन सी भाषा है? ये तो गुरमुखी लिपि है, और ये ब्रजभाषा है गुरमुखी लिपि में। और ये शायद आप लोग जानते हैं, क्योंकि बनारस के क्षेत्र में यह लिपि बहुत फैली हुई है। लगता है नागरी लिपि है, लेकिन पूरी तरह से नागरी लिपि नहीं है, यह कैथी लिपि है। ये तुलसीदास की कवितावली का प्राचीनतम प्रति है, 1691 से।
मैंने और ये कौन सी भाषा है देखिए, ऊपर बंगला लिपि है, नीचे उर्दू लिपि, और फिर अंग्रेजी में एक फ्री ट्रांसलेशन है। ये ब्रजभाषा है, और ये ब्रजभाषा का शायद सबसे पुराना छपा हुआ रूप है। 1788 में कलकत्ता गैजेट में एक ब्रजभाषा की मुकरी छपी हुई थी, लेकिन कलकत्ता गैजेट में इसको बंगला लिपि में और उर्दू लिपि में छापा था। लगता है कि उनके पास उस वक्त देवनागरी फॉन्ट नहीं था। तो एक बहुत अजीब बात है कि हम प्रिंट कल्चर को कहेंगे कि वो लिपियों को मानकीकृत करता है, लेकिन यहाँ इसका उल्टा होता है कि जिस लिपि में आमतौर पर ब्रजभाषा लिखी जाती है, देवनागरी, उस लिपि का नजरअंदाज करके दूसरी लिपियों में भाषा को दिखाया है। लेकिन मेरा मतलब यह है कि लगभग 1800 से पहले लिपि का कोई ऐसा महत्व नहीं था जैसा आजकल है, कि हम लिपि को देखते हैं और उसी से ही भाषा को पहचान कर सकते हैं। 1800 से पहले इस तरह की बातें नहीं थी। हिंदी साहित्य के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। आदिकाल के बारे में मैं कुछ खास बातें कहना चाहता हूँ। ये शायद आप लोग भी जानते हैं, अमीर खुसरो के नाम से तो बहुत सारे हिंदी काव्य प्रचलित हैं, लेकिन जब अमीर खुसरो के फारसी लेखों को देखेंगे तो लगता है कि उनको हिंदी लिखने में संकोच होता था। उनके अनुसार हिंदी में लिखा होने की प्रतिष्ठा नहीं थी। उन्होंने कहा था कि मैंने तो हिंदी में रचनाएं की थीं, लेकिन वे लिखने योग्य नहीं हैं। और अमीर खुसरो के ज़माने से हिंदी का लिखित रूप मिलता नहीं, लेकिन उसका जिक्र तो मिलता है कि लोग हिंदी को गाते हैं या हिंदी में रचना करते हैं। खुसरो के नाम से हिंदी रचनाएं सिर्फ 17वीं शताब्दी से ही पांडुलिपियों के रूप में मिलने लगती हैं। तो लगभग 300 साल बाद, और तब तक मौखिक रूप से प्रचलित थे। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है, जैसे मैं अभी दिखाऊंगा। अमीर खुसरो का शायद सबसे मशहूर रेख्ता यह है जो यहाँ लिखा गया है, जिहाल मिस्किन मकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बत्तियां। आप लोग ये इस सबसे परिचित हैं, और हम जानते हैं कि ये खुसरो का है, क्योंकि इस पंक्ति में खुसरो का नाम तखल्लुस भी आ जाता है। लेकिन एक बात आप देखिए, ये पांडुलिपि में 1719 में मिलता है ये रेख्ता। एक उससे पहले की पांडुलिपि में भी यह रेख्ता मिलता है, जिहार मिस्किन मकुन तगाफुल, लेकिन अंत में जो तखल्लुस आता है वो एक दूसरे कवि का, दूसरे शायर का, दूसरे कवि का तखल्लुस है, जाफर। और ये उससे पहले की पांडुलिपि में 1652-56 के बीच लिखी हुई एक पांडुलिपि में मिला था। ये महमूद शेरानी को बहुत पहले यह बात मिली थी। ये तो मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूँ कि आदिकाल में जो हम मानते हैं, प्राय उन सभी काव्यों से समस्याएं हैं। जैसे अमीर खुसरो के बारे में हम नहीं कह सकते कि जो भी अमीर खुसरो के नाम से आजकल प्रचलित हैं वो अमीर खुसरो की हिंदवी रचना है। फारसी की बात अलग है, लेकिन हिंदवी रचनाओं के बारे में हम नहीं कह सकते कि वे अमीर खुसरो के हैं। इसी तरह गोरखनाथ के नाम से जो रचनाएं प्रचलित हैं, उनके बारे में भी हम नहीं कह सकते कि वो गोरखनाथ के ज़माने की रचनाएं हैं। गोरखबानी की सबसे पुरानी पांडुलिपि भी 17वीं सदी की है।
लेकिन जैसे मैंने कहा था, हिंदवी के उपयोग के जिक्र तथा हिंदवी वाक्यांश और कभी कभी दोहे भी फारसी रचनाओं में मिलते हैं। प्रमुख सूफियों के पत्र या प्रवचनों मलफूजात में कभी कभी कुछ हिंदवी मिलते हैं। सबसे पुरानी हिंदवी तो शायद सुरूर सुदूर में जो शेख हमीदुद्दीन नागौरी, जिनका देहांत 1273 में हुआ था, शेख हमीदुद्दीन नागौरी के मलफूजात सुरूर सुदूर में है, जो उनके पोते ने इकट्ठित किया है लगभग 1334 में। तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी की हिंदवी कैसी थी? एक नमूना मैं आपको दिखाता हूँ। जो बिस्तर है तो सबे सिकत जो संकोय, सब कुछ जो विस्तृत हो जाता है, जो बिस्तर है तो सबे, सिकत मतलब सिंकता है और सिकुड़ता है। दुनिया की तीनों स्थिति, उद्भव, फिर विकसित होना और फिर प्रलय, सब कुछ जिसका ये होता है। एक भगवान के लिए सैकड़ों नाम, विरला आदमी इसे समझता है। 100 अंक पुरुष के नाव, विरला जाने कोय। ये शायद ये पूरी तरह से ठीक से दोहा नहीं है, लेकिन ये शायद 13वीं 14वीं शताब्दी में की हिंदी होती है और इससे पहले की हिंदी मिलना बहुत मुश्किल है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उर्दू लिपि में फारसी के बीच दिया हुआ एक हिंदवी दोहा है और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सूफियों की प्राचीनतम हिंदवी कविता खड़ी बोली में नहीं, उर्दू में नहीं थी, बल्कि ब्रज या साधुकड़ी के करीब की बोली में थी। हाँ, तो अभी अब तक मैं यह कहना चाहता था कि दिल्ली सल्तनत के ज़माने में जो सूफी हिंदवी का इस्तेमाल करते थे, वो चाहे अवधी था जैसे दाऊद का चांदायन वगैरह, या साधुकड़ी जैसी भाषा जैसे हमीदुद्दीन नागौरी की भाषा। आप अगर चाहते हैं तो बाबा फरीद को भी ले सकते हैं, हालांकि उनकी भाषा तो सिरैकी जैसी पंजाबी की एक बोली या अलग भाषा भी मानी जाती है, उसके नज़दीक है। लेकिन इनके अलावा तो बहुत कम सामग्री मिलती है। तो हम 1600 के तक चले मुगल ज़माने में। एक बार मुझे एक फ़ोन आया था BBC से कि सर हम एक फिल्म बना रहे हैं मुग़लों के बारे में, लेकिन हमको पता नहीं कि मुग़ल किस भाषा में बात करते थे। तो इसका उत्तर तो यही मिलता है। ये रहीम की एक कविता है जिसकी शुरुआत में पढ़ूंगा। भारता प्राचीन गतो में बहुरी न बगदे शुंकरू रे हवे हूँ, माझी कर्माची गोष्ठी वगैरह वगैरह। तो इसमें संस्कृत, ब्रज, गुजराती, मराठी, पता नहीं क्या, राजस्थानी, हिंदुस्तानी, फिर पता नहीं क्या, पंजाबी, अरबी और तेलुगु। तो लगता है कि रहीम को किसी हद तक तो इन भाषाओं की जानकारी थी। रहीम शायद अपने ज़माने में सबसे शिक्षित लोगों में थे, लेकिन हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि ये भाषाएं उनको कुछ हद तक आती थीं। और इसके अलावा तो फारसी। तो अगर हम मुगल दरबार की भाषा को देखना चाहते हैं तो उसमें स्थिति ऐसी है कि बहुत सारी भाषाएं हैं। एक तो अक्षेत्रीय भाषाएं, कॉस्मोपॉलिटन भाषाएं हैं, जिसमें फारसी, अरबी, संस्कृत आते हैं। ये भाषाएं तो मुगल दरबार में किसी न किसी हद तक उपस्थित थीं।
सबसे मुख्य भाषा तो फारसी ही थी। फिर भी लोक भाषाएं भी उपस्थित थीं। लोक भाषाओं को दो वर्ग में हम रख सकते हैं, पराग क्षेत्रीय ट्रांस रीजनल या अंतर क्षेत्रीय इंटर रीजनल भाषाएं। जैसे पुरानी हिंदी की पुराने हिंदी के अलग अलग साहित्यिक रूप, हिंदवी, हिंदुस्तानी, ब्रज, अवधी, संत भाषा, और इसके अलावा ब्रजबोली जो मैथिली, बांग्ला से मिली जुली भाषा है, और दक्खनी उसी ज़माने में इसका भी इस्तेमाल होता था। और फिर क्षेत्रीय भाषाएं भी थीं, जैसे राजस्थानी, गुजराती, मराठी, जिनका उपयोग सिर्फ क्षेत्र तक सीमित था। हालांकि अगर मराठी बनारस गए थे तो वहाँ मराठी में भी बात कर सकते थे, या बंगाली अगर वृंदावन गए थे तो वृंदावन में एक बहुत पुरानी बंगाली संस्कृति भी है। फिर भी ये भाषाएं तो एक क्षेत्र तक सीमित थीं। एक महत्वपूर्ण बात है मुगल दरबार में कि भाषाओं की गतिशीलता, नई भाषा, साहित्यिक भाषाओं का प्रयोग होता है मुगल दरबार में। और एक नया प्रयोग है जो मुगल दरबार में मिलने लगता है, यह है रेख्ता, मिश्रित भाषा की रचनाएं। और एक महत्वपूर्ण बात है कि लोक भाषाओं की उच्च स्थिति की आकांक्षाएं भी होती हैं। जैसे ब्रजभाषा में उस तरह का काव्य प्रस्तुत करना, रीति काव्य प्रस्तुत करना, जो तब तक लोग सोचते थे कि यह तो संस्कृत में ही हो सकता है, और अभी ब्रजभाषा में इस तरह का काव्य शुरू हो जाता है और उसको बड़ी स्वीकृति मिलती है, और वो बहुत लोकप्रिय भी बन जाता है। केशवदास का कहना है कि जिसके घर में सेवक तक कोई संस्कृत के अलावा दूसरी भाषा नहीं बोलता है, उसी खानदान में मैं अभी ब्रजभाषा में काव्य करने लगता हूँ। तो ब्रजभाषा की स्थिति उच्च होती जा रही है मुगलों के ज़माने में। लेकिन हम रेख्ता के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। और उसके की जुड़ी हुई एक बात है कि उर्दू मुअल्ले उच्च दरबार की भाषा 1700 तक तो फारसी थी जो मुख्य भाषा है। 1800 में फिर ज़बान उर्दू मुअल्ला तो उर्दू और उसके साथ फारसी भी थी। ये कौन है? बाबर। तो बाबर हमारी कहानी में क्यों आता है? इसलिए कि हिंदुस्तानी में खड़ी बोली व्याकरण के साथ उत्तर भारत में सबसे पुराना लिखित रूप बाबर के नाम से मिलता है। उससे पहले, जैसे मैंने कहा था, अमीर खुसरो वगैरह की काव्य को हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हम साबित नहीं कर सकते, लेकिन बाबर को हम साबित कर सकते हैं। यहाँ देखिए, बाबर के तुर्की दीवान की 1529 में लिखित पांडुलिपि में, ये उर्दू लिपि में ये दो पंक्तियां मिलती हैं। मुझका न हुआ कुछ हवस मानी को मोती, फक्र अहलिगा बस बुलबुसी दूर पानी और रोती। कई विशेषताएं हैं। अनुवाद तो लगभग यही है, मुझे रत्न और मोती की कोई इच्छा नहीं थी, गरीब लोगों के लिए पानी और रोटी पर्याप्त हैं। कई विशेषताएं हैं। इसमें 3 भाषाओं का इस्तेमाल होता है। मुझका न हुआ कुछ हिंदुस्तानी खड़ी बोली, हवस ए मानी को मोती, हवस ए फारसी, फिर फक्र अहलिगा बस बुलगुसी दूर, यह तुर्की है, और पानी और रोती ये मिश्रित भाषा है। वो तो फारसी है लेकिन पानी रोती हिंदुस्तानी है। और एक बहुत विचित्र बात आपको इससे मालूम पड़ जाती है कि बाबर को
त और ट में फर्क महसूस नहीं होता था, तो इसीलिए मोती को रोटी से टुक मिला सकता था। हालांकि ब्रजभाषा में या हिंदी में ऐसा नहीं होता। लेकिन वे तो मध्य एशिया से आए थे, तो जो मूर्धन्य ध्वनि ट ड वगैरह हैं, उनको लगता है कि नहीं आती थी और सुनने में भी नहीं आती थी। तो अगर हम वो देखते हैं कि किस तरह के साहित्य को हम पांडुलिपियों के तौर पर साबित कर सकते हैं, तो इस तरह का साहित्य है, और उसमें खड़ी बोली के इस्तेमाल के लिए उत्तर भारत में सबसे पहले बाबर का नाम आता है। इसके बाद की पांडुलिपि तो काफी बाद की है, 1652-56 के बीच लिखी हुई पांडुलिपि है जयमल थाल द्वारा लिखित बयाज। उसमें फारसी रचनाएं हैं और मिश्रित भाषा में कविता हैं। मिश्रित भाषा का मतलब है रेख्ता। आमतौर पर फारसी चंदों का इस्तेमाल होता है, और उसमें जमाली हैं, फैजी हैं, बहुत बड़ा नाम है, बैराम, शायद बैराम खान, कौन जाने, जानी, सेदन, फतेह मोहम्मद, जाफर, जिसका जिक्र मैंने किया था, और एक अज्ञात लेखक। इनकी मिश्रित भाषा में रचनाएं हैं। इनकी मिश्रित भाषाओं की विशेषता वही है जो बाबर की, लेकिन वे लोग तुर्की का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन खड़ी बोली का इस्तेमाल फारसी शब्दों के साथ करते हैं। इनमें से शेख जमाली कम्बो का नाम आता है। फिर ये प्रश्न उठता है कि मुगलों को ये खड़ी बोली को साहित्य के लिए इस्तेमाल का ख्याल कहाँ से आया। मैं सोचता हूँ कि उनको महदविया संप्रदाय से आया है। वे गुजरात में फैले हुए थे, और बाबर ने गुजरात पर आक्रमण किया था। महदवियों का सबसे बड़ा नाम है जौनपुर के मीरन सैयद मुहम्मद, जिनका देहांत 1505 में था। और फिर सैयद ख्वांदमीर मुतफ़ी और मियाँ मुस्तफ़ा, इन सभी के नाम पर रेख्ता मिलता है। तो हम सैयद मुहम्मद को देखें, और ये शायद गुजरात में रची हुई रचना है, हालांकि वे मूल जौनपुर के थे। यहाँ फारसी में दोनों मिसरों का पूर्वार्ध तो फारसी है और उत्तरार्ध हिंदवी है, लेकिन वो एक शब्द है 3 बार। अगर फजल कुनीयक तो जीवे जीवे जीवे, अगर अदल कुनीयक जो यक जो मुवे मुवे मुवे, जो जौ के लिए आता है दाना। तो हिंदवी का इस्तेमाल फारसी के साथ किया गया था महदवियों ने, और उनकी एक काव्य परंपरा ऐसी थी। इस परंपरा से बाबर परिचित थे। हुमायूं और अकबर के समय के फारसी कवियों ने फिर इस तरह के रेख्ता का इस्तेमाल किया है। उनमें इस तरह के नाम आते हैं जैसे बहराम सख्खा बुखारी और उनके समकालीन मुअय्यद बेग कूर, मतलब अंध, और मशहदी। इनके छंद समान लय और समान ताल के हैं। एक ऐसे बयाज में मिलती हैं जो संभवतः 1556 और 1572 के बीच लिखी गई थी। भाषा मिश्रण क्यों हो सकता है, इसके बारे में विद्वान बहुत सारी बातें उठाते हैं। शायद इनका एक ही कारण नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि अलग अलग विद्वान क्या क्या कारण दिखाते हैं। जैसे धर्म परिवर्तन या सामाजिक एकीकरण, ये रिचर्ड ईटन और मुजफ्फर आलम की बातें हैं।
आश्रयदाता की शक्ति व उदारता दिखाना, यह सुमित गुहा। शैली और संदर्भ के अनुसार भाषा मिश्रण होता है, ये एलिसन बुश और क्रिस्टिना ओस्टरहेल्ड की धारणा है। फिर भावनाओं को व्यक्त करना और एक घरेलू महिला वातावरण का आह्वान करना, ये शांतनु फूकन का कहना है। फिर शुरुआती मुगल दरबार की अभिनव और संकरण भावना, ये मैं इनको ऐड करना चाहता हूँ। और बहुत सारे लोग कहेंगे, जैसे हमने रहीम का जो काव्य था, कि ये तो साहित्यिक चमत्कार ही है कि हम इतनी सारी भाषाओं में अपनी जानकारी दिखाते हैं। ये सब कारण हमको विचार करने हैं कि क्यों मिश्रित भाषा का इस्तेमाल होता है। और इसके साथ हमको यह ध्यान में रखना है कि मिश्रित भाषा में जो हिंदवी भाग है वो खड़ी बोली है, और खड़ी बोली का सबसे पुराना रूप इस तरह की मिश्रित भाषा में मिलती है। मैं मिश्रित भाषा का एक उदाहरण आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये इश्की खान है। कहते हैं कि उनका देहांत 1582 में हुआ था, लेकिन इस पर शंका की जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि शायद ये 17वीं शताब्दी की रचना है। फिर भी उनकी रचना जो है सर्दो गर्मी ज़माना, एक फारसी रचना है, लेकिन उसमें हिंदवी भी आ जाती है। एक भाग में यही होता है कि एक मीर घर जाता है और घर पर उसकी 3 स्त्रियां हैं। 3 स्त्रियों में से एक फारसी है, एक हिंदुस्तानी है और एक तुर्की है। और हर एक स्त्री उसका स्वागत करता है। और यह स्वागत कैसे होता है वो मैंने यहाँ रोमन लिपि में लिखा था, क्योंकि वो मूल तो फारसी लिपि में है। आप नीचे उसका अनुवाद पढ़ सकते हैं। So zanihin deze एक तरफ गुयद हों तेरी लौंडी तू मेरा खंदगार। तुम जो मुझको प्यार करते हो, हों भी करती हूँ तिहारा प्यार। अपने कोठे पे मैं बिछाऊं पलंग, उस पर लेट जियो पाँव पसार। बीच तुम लेट लौंडियां चौगिर्द, खरामन आसपास तुम बचकार। पूरी तरह से समझता मैं भी इसको समझ नहीं पाता, इसमें कुछ प्रश्न चिन्ह लगाना है। फिर भी ये काफी साफ है कि यहाँ महिलाओं की भाषा के लिए हिंदवी का इस्तेमाल हुआ है। इसका उल्टा होता है कि जब मीर गरीब हो जाता है तो उसकी पत्नी उसको गालियां देने लगती है। तेरी माँ गोली, तेरा बाप चमार, झूठ तुझते बहुत सुना मत बोल, वगैरह वगैरह। तो हिंदवी काव्य के बारे में सूफियों के बीच भी बहुत सारे विचार प्रचलित थे। एक विचार यही थी कि ये हिंदवी काव्य तो महिलाओं की काव्य है, जैसे शेख शरफुद्दीन मनेरी का कहना है, चक्री महिलाओं की होठों पर पाई जाती है, ये बहुत ही नीची चीज है। चक्री मतलब एक हिंदी काव्य रूप। सभा में कुछ युवा भी हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस तरह की चीजों को धारण करने की शक्ति सभी में कहाँ से है? इसका परिणाम भ्रम होगा, क्योंकि मधुर गीत व्यभिचार जैसे करामाती है। तो शरफुद्दीन मनेरी का कहना था लगभग कि हिंदुस्तानी गीत व्यभिचार जैसे करामती है। यह एक बात है कि महिलाओं की भाषा, हिंदी महिलाओं की भाषा मानी जाती थी बहुत के लोगों के बीच, लेकिन यह तो एक ही तर्क है, और मैंने जितने सारे तर्क वहाँ पेश किए थे उनमें से वो एक तर्क है। बाकी तर्कों में मैं नहीं जाना चाहता, समय भी बहुत कम है। मैं एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ, जो शुरुआत में मैंने कहा था कि लिपि का 1800 से पहले लिपि का कोई खास महत्व नहीं था, और रेख्ता
जो अब तक मुसलमान लोगों के लिखे हुए मिले थे, असल में नागरी लिपि में भी मिलती है। जैसे ये रेख्ता जो दादू का एक पद है और 1637 की पांडुलिपि में मिलता है। अल्लाह तेरा जिक्र फिक्र करते हैं, आशिक मुस्ताक तेरे तरस तरस मरते हैं, खलक खेस दिगरानेस बैठे दिन भरते हैं, दाइम दरबारी तेरे गैर महल डरते हैं, तन शहीद मन शहीद रात दिवस लड़ते हैं, दादू दीवान तेरा जर खरीद घर के हैं। यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ की लय तो फिर ब्रजभाषा हिंदवी की लय है, फारसी लय नहीं। और एक विशेषता आप देख सकते हैं कि सौ और शौ में कोई फर्क नहीं होता, शहीद शहीद लिखा गया है, आशक आशिक। दादू पंथ का कहा जाता है बाजीद लगभग 1600 के आसपास मौजूद थे। उनका एक रेख्ता यहाँ दिखाना चाहता हूँ। गोपी गाय ग्वाल तो बेहाल हैं बिहारी बिन, होता न मालूम मकसूद क्या तुम्हारा है। ये कौन सा काव्य रूप है? कवित जो ब्रजभाषा का एक मुख्य काव्य रूप है। इनायत रहे मकाम कीने है कमल नैन, मैन मति मारे माधो चारा क्या हमारा है। तो ये रेख्ता में कृष्ण काव्य है। यहाँ उसकी एक पांडुलिपि मैं दिखाता हूँ। ये पांडुलिपि 17वीं शताब्दी की है। देखिए मैं पॉइंटर वहां लगाता हूँ। गोपी ग्वाल गाय तो बेहाल हैं बिहारी बिनु, होत न मालूम मकसूद क्या तुम्हारा है। स्वामी हरिदास के नाम से भी जो शुद्ध कृष्ण भक्त या राधा कृष्ण के भक्त थे, उनके नाम से भी इस तरह का रेख्ता मिलता है। बंदे अख्तियार भला वगैरह, कही हरिदास करता किया सो हुआ, सुमेर चल चला। तो अभी अंत में क्या कह सकते हैं हिंदुस्तानी के बारे में। ये अब तक तो काव्य भाषा की बातें हो रही थीं, लेकिन इसके नीचे काव्य भाषा रेख्ता है। इसके नीचे एक बोलचाल की भाषा भी थी जिसको हम हिंदुस्तानी कह सकते हैं। आमतौर पर लोग भी उसको हिंदुस्तानी कहते थे, हालांकि अंग्रेज उसको कभी कभी मूर कहते थे, या एक व्याकरणविद ने उसको मुगलिया कहा कि उसमें खड़ी बोली का व्याकरण है, हिंदी व अरबी फारसी शब्दावली उसमें शामिल है, और उसके व्याकरण सबसे पहले विदेशियों द्वारा लिखे गए थे। यहाँ मैं दो व्याकरण दिखाता हूँ। एक जोआन जोशुआ केटलर या कैटलार, जिनका जीवन काल यहाँ लिखा गया है, देहांत 1718, और एक फ्रांसीसी पादरी फ्रांसवा मरी de टूर, जिन्होंने इसका व्याकरण लिखा है। पहला चित्र कैटलार के व्याकरण का है, बाकी दो फ्रांसवा मरी de टूर के हैं। इसकी एक विशेषता है, देखिए कि फ्रांसवा मरी de टूर ने इस खड़ी बोली का व्याकरण नागरी लिपि में पेश किया गया है। तो ऐसा नहीं हुआ कि जैसे आमतौर पर इतिहास में पढ़ाया जाता है कि नागरी लिपि में खड़ी बोली का इस्तेमाल सिर्फ 1800 के बाद शुरू हो गया था फोर्ट विलियम कॉलेज में, और फिर रानी खेत की कहानी वगैरह से फैल गई थी। खड़ी बोली का इस्तेमाल उससे पहले 1720 से पहले भी होता था नागरी लिपि में, रेख्ता के काव्य रूप में और व्याकरणों में। हाँ,
अधिकतर साहित्य तो दक्षिणी और गुजरी में है। उत्तर भारत में इसका साहित्यिक रूप तो रेख्ता है, किसी लिपि से यह साहित्य जुड़ा नहीं था। और इसका सर्वप्रथम उल्लेख अंग्रेजों ने 1617 में किया है। व्यावहारिक लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है और सर्वव्यापी है हिंदुस्तानी। फ्रांसवा मारी de Tours, जिन्होंने व्याकरण लिखा था, उनका कहना है हिंदुस्तानी के बारे में, हालांकि वो इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, भारतीय या मोगलिया भाषा का उपयोग हर तरफ से एक आसांतर और अपरिहार्य व्यावहारिकता हो सकती है। यह एक ऐसा औजार है जो मिशनरियों के अपने उपक्रमों में व्यापारियों को अपने व्यवसाय में मदद कर सकता है और यात्रियों के लिए जो विविध क्षेत्रों से गुजरते हैं उपयोगी है। यह उपयुक्त लगता है कि ब्राह्मणी मतलब संस्कृत और स्थानीय बोलियों को छोड़ दें और इस भारतीय या मुगलिया को रखें और इसके नियमों और कानूनों को सीखें और उपयोग करें। इसमें एक तत्व पर आप लोगों का ध्यान देना चाहता हूं कि ये तो त्रिभाषी फॉर्मूला है जो इन्होंने कहा था। उच्च भाषा ब्राह्मणी, आजकल तो उच्च भाषा अंग्रेजी है, बीच में हिंदुस्तानी और नीचे स्थानीय बोलियां। सो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला असल में 1700 के आसपास भारत में चलता था। उच्च भाषा उस वक्त तो संस्कृत या फारसी माने, अंग्रेजी को नहीं, लेकिन तब भी ये फॉर्मूला लागू था। प्राणनाथ, जो फ्रांसवा मारी de Tours ने कहा था, वो एक विदेशी का कहना है। अभी प्राणनाथ जो लगभग उनके समकालीन थे, उनका क्या कहना है भाषा के बारे में। अभी ये अंग्रेजी लिपि में लिखा है, फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ। सबको प्यारी अपनी जो है कुल की भाख, अब कहूँ भाखा मैं किन की, या मैं तो भाखा है लाख, बिना हिसाबे बोलियां मिने सकल जहां, सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान। सो भाषाएं अनेक हैं, लेकिन सबके लिए सुगम भाषा हिंदुस्तानी है, तो मैं उसी भाषा में भी अपना काव्य कहूंगा। तो इस हिंदुस्तानी को फिर क्या हुआ? हिंदुस्तानी ज़बान उर्दू मुअल्ला कैसे बन गया? 1720 में वली दक्खनी का दीवान दिल्ली पर कब्जा करता है। वो बिल्कुल फैशनेबल बन जाता है और लोग उसका अनुकरण करने लगते हैं, और उनकी ज़बान एक साहित्यिक ज़बान के रूप में दिल्ली के शरीफों के बीच फैल जाती है। और इसके बाद इस ज़बान के लिए एक वैचारिक ढांचा और एक मानकीकरण भी हम देख सकते हैं। वैचारिक ढांचा कैसा होता है? यही है कि अब तक जो लोक भाषाएं थीं, उनका कोई खास व्याकरण भारत में इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन अभी कुछ बुद्धिजीवियों का कहना था कि भाषा को उच्च करने के लिए उसकी मानकीकरण की ज़रूरत है। तो उनमें सिराजुद्दीन अली खान आरजू हैं, जिनको ने वैचारिक ढांचा दी है, और मानकीकरण आमतौर सबसे ज़्यादा शाह हातिम ने किया है, कि वो भाषा को शुद्ध करना चाहते थे, और शुद्ध करने का अर्थ है मानकीकरण। तो उन्होंने क्या कहा? फारसी अरबी उच्चारण और लिपि स्वदेशी तरीकों से अधिक पसंदीदा है। सो अगर बिल्कुल लिखना है तो अरबी तरीके से लिखें, और उसी तरह हम उसको उच्चारित करें। तो शहीद नहीं कहना चाहिए, शहीद कहना चाहिए।
हिंदवी भाषा शब्दों को हटाना है और उनकी जगह पर अरबी फारसी शब्दों को लगाना है। और नागरी लिपि में भाषा लिखने की संभावना को तो नजरअंदाज किया गया है। संभावना भी नहीं है कि इस भाषा को हम नागरी लिपि में लिखें, इसको तो उर्दू लिपि में ही लिखनी है। तो मानकीकरण उर्दू की तरफ हो गई थी। फिर इसी भाषा में एक नया मानकीकृत काव्य परंपरा का उद्भव हुआ है। वली, दर्द, मीर, सौदा वगैरह, जिनके नाम से आप लोग सब वाकिफ हैं। और नए केंद्रों का भी उद्भव हो जाता है, पहले दिल्ली और फिर लखनऊ और फिर हैदराबाद, फिर लाहौर वगैरह उर्दू के बहुत बड़े केंद्र बन जाते हैं। 1772 में शाह आलम दिल्ली लौटे हैं। आप लोग जानते हैं शाह आलम तो अंधे थे और उनका राज्य तो पालम तक, मतलब दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वहां तक फैला हुआ था। फिर भी उन्होंने उर्दू को दरबारी भाषा के रूप में स्वीकृत किया है फारसी के साथ। सो फारसी को नहीं हटाया है दिल्ली दरबार से, कभी नहीं, लेकिन उर्दू भी दरबारी भाषा हो गई है। और जब उर्दू दरबारी भाषा हो गई है तो उसके जो इस्तेमाल करने वाले उसको ज़बान उर्दू मुअल्ला कहने लगे। 1807 में दरियाए लताफत इंशा अल्लाह खान द्वारा पहला उर्दू व्याकरण, जो किसी हिंदुस्तानी का लिखा हुआ उर्दू व्याकरण है, और ये हुआ था हिंदुस्तानी की कहानी उर्दू तक। एक दूसरी कहानी है कि हिंदुस्तानी और उर्दू दोनों से आधुनिक हिंदी कैसे निकली, लेकिन उसके बारे में मैं नहीं बता सकूंगा। और अभी मैं अपना व्याख्यान पूरा करूंगा। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पता नहीं कि कितना टाइम है प्रश्नों के लिए। मैं देखता हूं कि हम जरा ओवर टाइम हो गए हैं। फिर भी हम कुछ लोगों के प्रश्न ले सकते हैं। जी, हमें आप पूरा कर लीजिए, अगर आप चाहें तो पूरा कर लीजिए, फिर उसके बाद प्रश्न लेंगे। कुछ आप बोलना चाहते थे? कुछ और आप बोलना चाहते? नहीं, बस इतना ही कहना चाहता था। अगर आप चाहते हैं तो संक्षेप में मैं अपना वक्तव्य फिर से बता देता हूं कंक्लूजन के लिए। तो एक बात यह है कि मुगल ज़माने से पहले उत्तर भारत में मुसलमान उर्दू या खड़ी बोली का इस्तेमाल नहीं करते थे। खड़ी बोली का इस्तेमाल मुगल ज़माने में शुरू हो गया था और वो मिश्रित भाषा के रूप में, जिसमें उर्दू फारसी के शब्द मिलते थे। और 18वीं शताब्दी तक इस भाषा का कोई मानकीकृत रूप नहीं था। इस भाषा को हिंदी लिपि में, फारसी लिपि में या कुछ और लिपियों में भी लिखा जा सकता था। फिर 18वीं शताब्दी में जब उर्दू मानकीकृत हो गया था तो इस हिंदुस्तानी को उर्दू से बाहर कर दिया गया था। और इस हिंदुस्तानी को तो आमतौर पर हिंदी साहित्य कार भी स्वीकार नहीं करते थे। बाजिद के नाम से तो शायद कोई भी परिचित नहीं है। उनका जिक्र बहुत ही छोटा है हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास में, और उनके रेख्ते का कोई जिक्र तक नहीं है। और इस तरह का रेख्ता मुझे आजकल प्रचुर मात्रा में मिलता है नागरी लिपि में, जिसके बारे में हिंदी साहित्यकारों को बहुत ही अल्प जानकारी है। मुझे लगभग 60 रचनाएं मिली थी पांडुलिपियों में, और उनको इकट्ठे ही करके उसके बारे में अपनी पुस्तक अभी तैयार कर रहा हूँ। तो अब आप लोग अपना माइक का इस्तेमाल करके भी पूछ सकते हैं, और चाहें तो टाइप करके मैसेज के रूप में, चैट के रूप में भी प्रोफेसर मंगा से अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बस
एक बार में एक ही माइक ऑन होगा तो सुविधा रहेगी, So, ओवरलैपिंग नहीं होगी। can I ask, sir? जी या जी, एक प्रश्न आया था लेकिन फिर वो निकल गया, कैसे उसको फिर से देखूं? चैट कहाँ से मिलता है इसमें? अच्छा, हाँ। तो प्रोफेसर राजकुमार, कैसे करें? पहले मौखिक रूप से उत्तर दूं और उसके बाद चैट में, या कैसे करें? ठीक है, जैसा सर आप अब जैसा आपको सुविधा लगे। तो पहले मौखिक प्रश्न जो होते हैं और उसके बाद हम चैट को देखें। तो ये आप कोई पूछ रहा था, आप अपना नाम बता दें और पूछें, पूछना चाहते हैं। हाँ जी सर, सर आई एम मृणालिनी राज, हम इंग्लिश लिटरेचर मास्टर्स आई एम डूइंग। मेरा सर क्वेश्चन है कि अभी के टाइम में जैसे मेरे फैमिली में 2 डायलेक्ट्स बोली चला आ रहा है, एक मदर के साइड से मगही, फादर के साइड से खोरठा। तो एक चीज जो हम ये देखते हैं कि लोकल लेवल में, रियल लेवल में हिंदी जो है वो बोलियों को, डायलेक्ट्स को ज्यादा कंज्यूम कर जा रहा है इन कंपैरिजन टू इंग्लिश। तो सर क्या इसका कोई रियल, इज इट समथिंग व्हिच इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन ऑफ माइन और इज इट समथिंग रियल? जैसे मैंने कहा था कि भाषा स्थिति का एक डायनामिज्म होता है और आमतौर पर बोलने वालों का बोलने वाले जो चुनते हैं उसी तरफ भाषा आगे चलती है। जैसे अगर मुझे अपना विचार व्यक्त करना है तो मैं कहता हूँ कि आजकल की दुनिया में भाषा सीखना इतना मुश्किल नहीं है जितना 25-50 साल पहले, जब हमको भारत जाना था हिंदी बोलने के लिए, या किसी भारतीय से मिलना चाहिए था जो हमारे देश में एक या दो थे। अभी तो इतने सारे साधन हैं कि हम सभी भाषाओं को जीवित रख सकते हैं, और असल में यह हमारा दायित्व है कि हम इन सभी भाषाओं को जीवित रखें। अगर यह हम नहीं करेंगे तो यही होगा कि पहले हिंदी बोलियों को खा लेगी, उसके बाद अंग्रेजी हिंदी को खा लेगा। तो ये हमारा दायित्व है और बहुत बड़ा दायित्व है। अगला सवाल जी। और कोई पूछना चाहते हैं? अगला पूछ सकते हैं। तब तो मैं देखूंगा चैट में क्या आता है। सवाल ले लेंगे लाइव। ये एक सवाल है कि प्रश्न जी, ये सुकेश संग्रामी का सवाल है कि भाषा की पहचान लिपि के साथ जोड़कर कब से निर्धारित की जाने लगी और उसके पीछे क्या कारण है? भाषा को लिपि के साथ जोड़कर कब से देखा जाने लगा? जी, आमतौर पर लोग कहते हैं कि यह उपनिवेशिक आधुनिकता, कॉलोनियल मॉडर्निटी में तय हो गया था और इसके साथ बुक प्रिंटिंग या न्यूज़पेपर प्रिंटिंग का काम होता है। 19वीं शताब्दी में तो लिथोग्राफ प्रिंटिंग होता था। लिथोग्राफ प्रिंटिंग ऐसा होता था कि हाथ का जो लिखा हुआ है उसको ठीक रिप्रोड्यूस कर सकते थे। तब तो बहुत बार ऐसे हिंदी और उर्दू एक पत्रिका में या एक ही पुस्तक में साथ साथ मिलते थे। लेकिन जब मूवेबल फॉन्ट का इस्तेमाल शुरू हो गया था तो उसमें एक ही भाषा, एक ही फॉन्ट, सो ये अलग अलग कदमों में हो गया था। मैं कहूँगा कि सबसे पहला कदम वही था जब उर्दू को मानकीकृत कर दिया गया और उसमें सिर्फ उर्दू लिपि को ही स्वीकृत किया था। दूसरा कदम यही हुआ था कि जब पुस्तकें छपने लगीं, और चौथा कदम यही हुआ था जब उपनिवेशिक सत्ता ने भाषाओं को समझने की कोशिश की थी, क्योंकि इसमें उपनिवेशिक सत्ता का भी हाथ है कि उन लोगों को भारत समझना एक बहुत मुश्किल काम था, समझ भी नहीं सके। तो उनको रैशनलाइज करना चाहते थे कि ये भाषा हिंदी है तो इसकी लिपि नागरी होगी।
वैसे बिहार में शायद 1770 के आसपास अंग्रेजी उसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि बिहार की लिपि हम कैथी रखें, और शायद कुछ सालों तक बिहार में एक कैथी एक औपचारिक लिपि के रूप में भी थी। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो एक उर्दू का उद्भव और मानकीकरण, फिर पुस्तकों का छापना, फिर उपनिवेशी सत्ता, ये तीन कारण होते हैं, और आगे चलकर तो ये ऐसा हो गया। एक प्रश्न और है ये उदय शंकर का, ये जानना चाहते हैं कि रेखता का क्या जौनपुर से भी कोई संबंध बनता है क्या? जौनपुर जी हाँ, हाँ, ये मीरान मोहम्मद के अलावा जौनपुर से कोई ऐसा रेखता नहीं मिलता जो एक परंपरा हो। और यहाँ चूंकि इस मीरान मोहम्मद गुजरात में बस गए थे और गुजरात में गुजरी की परंपरा थी, तो इसीलिए मैं उनका रेखता अधिकतर गुजरात से जोड़ता हूँ, और जौनपुर से कोई खास स्रोत नहीं मिला कि वहाँ रेखता मिला हो उस जमाने में। एक सवाल ये है कि साहित्यिक ब्रजभाषा, रेखता और भाषा के बीच, भाखा या भाषा के बीच का जो संबंध है उसको कैसे समझा जाए? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, एक तो यही जी, हाँ बोलिए। एक तो यही है कि हमारी मातृभाषा जो है वो आमतौर पर साहित्यिक भाषा नहीं है। हम साहित्यिक भाषा को सीखते हैं। मैं भी बचपन में बहुत लंबे समय तक सिर्फ अपनी बोली में बोलता था, और स्कूल में मुझे बहुत समस्याएं थीं कि एक शब्द को ऐसा नहीं लिखना चाहिए था जैसे हम बोली में कहते हैं, लेकिन जैसे उच्च भाषा में कहते हैं। तो साहित्यिक भाषा एक सीखी हुई भाषा है, और साहित्यिक भाषा को बोली से अलग मानना चाहिए। और आजकल तो स्कूलों में सीखते हैं। पुराने जमाने में साहित्यिक भाषा को ऐसे सीखते थे कि हम बहुत सारी साहित्यिक रचना को पढ़ते थे और उसके बाद उनकी भाषा का अनुकरण करते थे। हमको यह भी मालूम है ब्रजभाषा की कुछ पाठशालाएं तैयार हो गई थी 18वीं शताब्दी में कच्छ में, भुज में, और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जयपुर में भी एक पाठशाला की जानकारी है कि वहाँ ब्रजभाषा को साहित्यिक रूप में सिखाया जाता था। लेकिन आमतौर पर यही थी कि अगर एक रचना बहुत ही लोकप्रिय बन गई थी, जैसे केशवदास की कविप्रिया, तब तो उसकी भाषा का अनुकरण, और भाषा का ही नहीं और बहुत सारे जो फीचर्स थे, छंद वगैरह, उसका अनुकरण करते थे। और वो एक, मैं उसको फैशन नहीं कहूँगा, लेकिन एक लोकमान्य मानदंड बन गया है। तो साहित्यिक भाषा सीखी जाती थी, और ब्रज भी एक साहित्यिक भाषा है। यह एक बहुत बड़ी भूल है कि ब्रजभाषा को हम आधुनिक ब्रज की बोली से एक मानते हैं। जैसे मैंने कहा था नाही, और ब्रज में कहेंगे नाए। जरा अलग है उच्चारण, लिखने में तो बिल्कुल अलग है। और बहुत सारी शब्दावली तो ऐसी है ब्रज में जो साहित्यिक भाषा में नहीं आती है, और ब्रजभाषा, साहित्यिक ब्रजभाषा में बहुत सारे शब्द हैं जो बुंदेली के हैं, अवधी के हैं वगैरह, अलग अलग क्षेत्रों के शब्द हैं। तो साहित्यिक ब्रजभाषा उसके ऊपर है। रेखता हिंदुस्तानी का साहित्यिक रूप है। सो खड़ी बोली दोनों का आधार है, लेकिन व्यवहार में हिंदुस्तानी बोली जाती थी, और जब साहित्यिक रूप उसको देते थे कम से कम उत्तर भारत में, तब वो रेखता थे। जी, एक
आप लोग अपना माइक इस्तेमाल करके अगर चाहें तो पूछ सकते हैं, अभी भी समय है। इस बीच मैं एक प्रश्न आपसे, एक बात जानना चाहता हूँ। आपका जी एक है विष्णुदास के पांडव चरित्र, जी और उसमें आपने पांडव चरित्र की भाषा को, एक तो ये कहा कि उसका भी ब्रजीकरण हुआ है, जो जी हाँ बाद की जो भाषा है वो बाद की लिपियों में लिपिकारों ने उसको काफी बदला होगा। जी अ, हाँ लेकिन इसके बाद भी जो रूप आज उपलब्ध है, हरिहर निवास द्विवेदी ने जिसको छापा, जी उसको उसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उसमें 40% के आसपास अवधि है। अगर 60% ब्रजभाषा या बुंदेली है, तो 40% जैसे दीर्घ आ वाले प्रयोग, ई वाले जहाँ जी पे हाँ जी हाँ जी हाँ सब जो है ये अवधि के प्रयोग हैं उसमें हैं। तो क्या ये अभी भी जो उपलब्ध है पांडवचरित, जी उसको तरह से ब्रजभाषा कहना ठीक होगा, या जैसा कि आप कह रहे थे ये अभी भी एक कंटिन्यूम ही है जिसमें अ, अंतर करना मुश्किल है कि इसको ब्रजभाषा कहा जाए या अवधि कहा जाए या केवल भाषा कहा जाए? अम, वैसे तो भाखा कहने से हम बिल्कुल अगर हम सावधान होना चाहते हैं तो भाखा ही कहेंगे। असल में विष्णुदास की भाषा जो थी वो एक ऐसी भाषा से जुड़ी हुई थी जिससे मेरे ख्याल से साहित्यिक ब्रज और साहित्यिक अवधि का गहरा संबंध है। और उस भाषा को जो ब्रज भाषा से पहले विष्णुदास के जमाने में साहित्यिक भाषा थी, हरिहर निवास द्विवेदी ने मध्य देशी भाषा कहा था। तो ये मध्य देशी भाषा ऐसी थी कि उसमें ब्रजभाषा और अवधि के रूप एक साथ थे, और आगे चलकर तो उसका ब्रजीकरण तो हो गया है। मूल रूप तो मध्य देशी जैसी थी, और ये मध्य देशी अगर हम देखना चाहते हैं किस और पूर्व और पहले की भाषा से मिलती है, तो वो जैन मरु गुर्जर से मिलती है, और जैन मरु गुर्जर फिर अपभ्रंश से। सो कई कदम होते हैं, और जैन मरु गुर्जर को भी उसमें लेना चाहिए। अगर हम जैन मरु गुर्जर रचनाओं को देखते हैं तो उसमें अवधि के बहुत सारे तत्व मिलते हैं, ब्रजभाषा के तत्व मिलते हैं, खड़ी बोली के भी तत्व मिलते हैं, और आगे चलकर ये तीनों भाषा रूप अलग हो गए हैं। लगभग मैं कहूँगा 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध या 16वीं शताब्दी में जरूर ये अलग हो गए हैं। तो ये चंदायन के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है? चांदायन के बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी पांडुलिपियां तो दाऊद के लगभग 100, 150, 200 साल बाद की हैं, और उर्दू लिपि में है, और उर्दू लिपि में ठीक तरह से व्याकरण दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए जिन लोगों ने चांदायन का प्रकाशन किया है, उन लोगों ने उसको अपनी रुचि से उसमें अ ई उ लगा दिया है, ई को ए कर दिया है, ऑय कर दिया है, जो भी हो, क्योंकि हमको पता नहीं कि वो कैसी थी। तो चांदायन आमतौर पर हम स्वीकृत करते हैं कि अवधि रचना है, लेकिन अगर हम इसको देखेंगे कि हो सकता है कि उसकी अवधि भी मध्य देशी के बहुत ही नजदीक थी। अवध में व्यवहृत मध्य देशी रूप मैं उसको कहूँगा, और जिससे फिर अवधि भाषा निकली। लेकिन इसके बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाषा को ठीक रूप से हम नहीं जानते। जो उसकी नागरी पांडुलिपि है, वो नागरी पांडुलिपि उसको ब्रजभाषा के रूप में दिखाती है, लेकिन वो तो सिर्फ पाठांतर में ही आ जाते हैं। सो कही की जगह पर वो कहे
लिखता है वगैरह। अच्छा, अब मुझे अवसर मिला है तो मैं थोड़ा सा और पूछ लूँ आपसे। ये आपने प्रद्युम्न चरित्र को जी हिंदी का सबसे पुराना उपलब्ध रूप कहा है, जी। मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है। तो ये प्रद्युम्न चरित्र की जो भाषा है उसका इससे क्या संबंध क्या? तो प्रद्युम्न चरित्र मैंने इसलिए सबसे पुरानी रचना कही क्योंकि उसमें रचना काल भी है, और रचना काल ऐसा है कि उस पर अगर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, क्योंकि पाठांतर हैं, वो प्रश्न चिन्ह लगभग हटाया भी जा सकता है, और हम कह सकते हैं कि उसकी रचना 1354 23 अगस्त को पूरी हुई, या जो रचना काल उसमें दिया गया है वो ऐसा है। इस तरह की और रचना हिंदी में नहीं मिलती जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि हिंदी क्षेत्र में उसका एक उसके साथ एक रचना काल भी जुड़ा जा सकता है, और जिसको हम हिंदी भी और साहित्य भी मान सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ रचनाएं हैं जो साहित्यिक रचनाएं नहीं हैं। और प्रद्युम्न चरित्र की भाषा तो जैन मरुगुर्जर भाषा से बहुत मिलती जुलती है, लेकिन प्रद्युम्न चरित्र का की जो पांडुलिपियां हैं सब हिंदी क्षेत्र में मिलती हैं, जयपुर, दिल्ली, ग्वालियर वगैरह इसी क्षेत्र में मिलती हैं, और आगे चलकर उसका भी ब्रजीकरण हो गया था। जैसे कि मैं कहता हूँ प्रद्युम्न चरित्र की भाषा में है कहऊं, इसको ब्रजीकरण हो गया है कहूं। अगर मैं चाहता हूं तो कहूं को कहूं कहूंगा और फिर अवधि बन जाएगा। तो एक ऐसी रूप है जिससे दोनों अवधि और ब्रज निकल सकते थे। और उसने कहा प्रद्युम्न चरित्र में है कहीऊ। अगर मैं चाहता हूं तो 100 साल बाद कहेऊ कहूंगा अवधि, या अगर मैं चाहता हूं तो 100-200 साल बाद कहियो ब्रज बन जाता है। तो मेरे ख्याल से आप अगर और किसी को कुछ जानना हो तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम ये मान लें कि और अभी फिलहाल आप एक और प्रश्न आ गया है यहाँ चैट में कि क्या किसी भाषा को सिर्फ उसके साहित्यिक रचना के आधार पर ही साहित्य भाषा कहा जा सकता है? मेरे ख्याल से जिस जमाने की बातें हम कह रहे हैं उस जमाने की बातें में तो ज्यादातर रचनाएं तो साहित्यिक रचनाएं हैं, और कुछ शिलालेख भी हैं, उसको हम साहित्य मानेंगे या नहीं, कभी कभी छंद में हैं, तो यह भी एक बात है। और व्याकरण भी होते हैं, तो सिर्फ साहित्यिक रचना नहीं, लिखित रूप जो मिलता है हमको तो वही हमारे पास तो वही आधार है, क्योंकि कोई रिकॉर्डिंग उसी जमाने से मिलता ही नहीं। तो और ज्यादातर जो आलेख मिलते हैं वो तो साहित्यिक होते हैं, तो इसीलिए मैं साहित्य भाषा को साहित्य भाषा को इसी तरह मैं समझता हूँ। जी जी। तो हाँ, पूछिए पूछिए पूछिए, वही से पूछिए, बताइए। अरे आके बोल। ये एक ओरल कुछ जबानी ये कुछ पूछना चाहती हैं। जी हाँ। सर मेरा ये सवाल था कि ब्रजबुली जो भाषा आपने बोले हैं वो बंगाल में भी था जिसमें पदावली लिखा गया था, जो वैष्णव साहित्य पदावली जो लिखा गया था, तो आप अगर जी उसके बारे में कुछ बोल दें।
वो ब्रजबुली, हाँ ब्रजबुली का इस्तेमाल बंगाल में बहुत था, लेकिन ब्रजबुली और ब्रजभाषा दोनों अलग हैं। नाम तो एक जैसा है, लेकिन साहित्य भाषा के रूप अलग होते हैं। लेकिन ब्रजभाषा का इस्तेमाल बंगाल में भी हुआ था, और ब्रजभाषा का इस्तेमाल तो महाराष्ट्र में भी हुआ था और गुजरात में वगैरह, लाहौर में ब्रजभाषा के कवि ये सब इन सब क्षेत्रों में से आते हैं, क्योंकि ये कवि जाते थे जहां भी उनको आश्रयदाता मिला था, तो उनके आश्रय में जाकर कविता काव्य रचना करते थे। शिवाजी भूषण तो महाराष्ट्र में बना गया है। एक कान्ह नाम के कवि जो लाहौर के थे लगभग 16वीं शताब्दी में, और बंगाल में भी 18वीं शताब्दी में ब्रजभाषा की काव्य रचना की थी, लेकिन ब्रजबुली की रचना बंगाल में ब्रजभाषा से पहले से होती आ रही थी। हाँ बोलिए, पूछो। सर मेरा वो काम जो है प्रबोधचंद्र हृदय पर है, प्रबोधचंद्र हृदय के रूपांतर पर। तो पहला जो रूपांतर है 1544 का मल्ल कवि का, और आज का जो है केशव के विज्ञान गीता यानी 1610 के आसपास का, जिसमें एक तरफ जो है उसका जो रूप है वो ब्रज का है, लेकिन बुंदेली है, और पहली वाली जो रचना है उसमें तो अभ्रंश, गुर्जर और माने ब्रज भी है। तो क्या भाषा का रूप जो है 17वीं शताब्दी तक स्थिर नहीं हो पाया था, यानी जैसे लगता है इन रचनाओं को देखते हुए? जो भाषा का इस्तेमाल करते थे उन पर निर्भर करता था। जैसे रीति काव्य के लिए भाषा का रूप ब्रजभाषा लगभग स्थिर हो गया था, लेकिन कभी कभी लिखने वाले उसमें क्षेत्रीय शब्दों को डालते थे। 16वीं शताब्दी में भाषा का रूप स्थिर नहीं हुआ था, हालांकि ब्रज में जो भक्त हैं, हित हरिवंश, स्वामी हरिदास, हरिराम व्यास, सूरदास वगैरह, उन लोगों ने ब्रजभाषा को लगभग स्थिर रखा था। लेकिन उस जमाने में ब्रजभाषा इतनी नहीं फैली जितनी 17वीं शताब्दी से, और 16वीं शताब्दी में कम लोग जानते हैं कि राजस्थानी भाषा में भी रीति काव्य मिलती है। लेकिन फिर आगे चलकर राजस्थान के कवियों ने भी सोचा था कि रीति काव्य तो ब्रजभाषा में लिखें। इसके पीछे शायद यह भी था कि मुगलों को मुगल दरबार में ब्रजभाषा का बहुत सम्मान मिलता था। वहाँ दरबारी कवि रहते थे ब्रजभाषा के, केशवदास भी मुगल दरबार पहुंच गए थे। तो इसी वजह से शायद इसीलिए कि आश्रयदाता मुगलों से जुड़े हुए थे, तो राजस्थानी आश्रयदाता भी सोचने लगे कि अगर मैं ब्रजभाषा कवियों को आश्रय देता हूँ तो मुगल दरबार से मेरा अच्छा संबंध रहेगा। अगर कोई राजस्थानी महाराजा सोचते थे कि मुगल दरबार से मेरा अच्छा संबंध नहीं है, तब तो मैं राजस्थानी कवि को आश्रय दूं। तो एक तरफ से ये स्थिति पर भी निर्धारित होता है कि किस तरह का काव्य रूप में इस्तेमाल करूं। लेकिन 17वीं शताब्दी में और 18वीं शताब्दी में तो एक अगर ब्रजभाषा मानकीकृत न भी हुआ, फिर भी एक मान्य रूप तो फैल गया था उसका, जब तक राजस्थानी का कोई मान्य रूप आज तक नहीं मिल रहा है। अब मेरा ख्याल है कि ज्यादातर बातें लोगों ने फिलहाल जो उनके मन में था वो तो पूछ लिया, लेकिन सभी की इच्छा ये है कि उनका अभी मन नहीं भरा है, और अगली बार जब आप भारत आए तो बनारस जरूर आए। आपसे कुछ दिन कम से कम हम लोग मिल करके बहुत कुछ बात करना, सीखना, जानना चाहते हैं। तो एक आश्वासन सभी लोग चाहते हैं आपसे कि
अगली बार जब भी भारत आना संभव हो आपका, बनारस जरूर आए, क्योंकि आपके व्याख्यान से और आपका जो लेखन है उससे लोगों की इतनी उत्सुकताएं हैं, इतना कुछ सीखना जानना चाहते हैं आपसे, कि बहुत सारे हमारे विद्यार्थियों ने, हमारे स्कॉलर्स ने कहा कि ये हमारी तरफ से कहिए पंगा साहब से कि अगली बार जब वो भारत आए तो बनारस जरूर आए, यहाँ पर व्याख्यान दें और 1-2 दिन तो कम से कम रहें, ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें, जान सकें। आपने सिर्फ व्यक्तिगत, उदय शंकर दुबे जी ने पिछली बार जब आप बनारस भारत आए और फिर शांति निकेतन पहुंचे तो उन्होंने बताया कि आप आए हुए हैं, और संयोग से आप नंबर भी मेरे पास नहीं था, तो दुबे जी से नंबर लिया मैं, लेकिन फिर पता चला कि वहां पर आप अस्वस्थ हो गए, तो फिर आपको वापस जाना हुआ, तो आप रुक नहीं पाए। तो नहीं तो पिछली बार भी मेरी कोशिश थी कि आप BHU आते तो आपसे हम लोग बहुत बातें करते, सीखते, लेकिन हमें उम्मीद है कि भविष्य में ये जरूर होगा। बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला, और बिना किसी व्यक्तिगत परिचय के आपने हमारे एक मेल पर इस आयोजन में व्याख्यान देने की सहमति दी, और इतना सारा ज्ञान, जानकारी, सूचनाएं हमें आपके व्याख्यान से मिली कि हम सभी लोग आपके प्रति शब्दों में अपना आभार व्यक्त करना मुश्किल पा रहे हैं। एक बार मैं फिर आपको धन्यवाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी जब भी हम लोग आपसे गुजारिश करेंगे तो आप इसी तरह से अपने व्याख्यान के द्वारा, या जब भारत में आना हुआ तो यहाँ आकर हम लोगों से अपने ज्ञान को शेयर करेंगे, साझा करेंगे। सर मेरे को ये कहना था, आपकी हिंदी बहुत अच्छी लगी सुन के आपसे अच्छा, बहुत धन्यवाद। मेरी हिंदी तो मातृभाषी हिंदी नहीं है, गलतियां तो हो जाती हैं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि ऐसा नहीं होगा कि जब मैं भाषण देता हूं तो लोग कहेंगे एक अंग्रेज आया और हिंदी में बोला, लेकिन क्या बोला वो फिर समझा नहीं। नहीं, आपका बोला, आपका लिखा तो समझ में आता ही, आपका बोलना और आपका हिंदी बोलना भी सबको समझ में आता है, कोई समस्या नहीं होती, और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। हो सकता है कि मेल के द्वारा भी हम लोग कुछ आपसे पूछें, कुछ जो और लोग जानना चाहेंगे तो आपसे बात करेंगे मेल के जरिए, और आगे फिर हम जब चाहेंगे आपसे रिक्वेस्ट करेंगे तो आप ऐसे ही हमें समय देंगे। इस उम्मीद के साथ में एक बार फिर से आपको धन्यवाद करता हूँ। जी, बहुत धन्यवाद। अच्छा, नमस्कार। स्टॉप रिकॉर्डिंग।